चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर शोर मचाने वाले विपक्षी गठबंधन के दल इजराइल हमास जंग पर अब तक खामोश बैठे हैं। इनमें से सिर्फ कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर हमास का समर्थन किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव तक चुप्पी साधे बैठे हैं। वजह ये कि अगर वे हमास पर जारी इजराइल के हमले का विरोध करते हैं तो वे साफ तौर पर आतंकवाद के समर्थक माने जाएंगे, क्योंकि इजराइल की कार्रवाई उस पर हुए आतंकी हमले के बाद की जा रही है और कोई विपक्षी दल अपने मुस्लिम वोट को खोना नहीं चाहता। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी मौन हैं। इन सब के बीच टीएमसी भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए हमास को समर्थन कर रही है और इजराइल के हमलों के विरोध में उठकर खड़ी हो गई है। पार्टी के नेता और सरकार में मंत्री मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में खड़े होने की खुलकर बात कही है। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि किसी मुद्दे का समाधान युद्ध नहीं होता है, युद्ध से मुद्दा नहीं सुलझेगा, इसका समाधान बातचीत से ही होगा। उन्होंने कहा कि हम गाजा के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उन्हें जो भी जरूरत होगी, खून या सामग्री, हम उसका इंतजाम करेंगे, हम उनको सब कुछ देंगे। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार में जन शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवाएं विभाग के मंत्री भी हैं। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि फिलिस्तीन की जमीन जायदाद को छीना जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम गाजा और फिलिस्तीन के साथ किए जा रहे हर अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने भारत सरकार की इजराइल के समर्थन और गाजा फिलिस्तीन के खिलाफ की दोहरी नीति का जिक्र भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की तारीफ की है जबकि फिलिस्तीन की मुखालफत की है, इसलिए नीति एक ही होनी चाहिए। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद ने भी इजराइल हमास संघर्ष पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। शेहला रशीद ने भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट की घटनाओं को देखते हुए आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि भारतीय होने के नाते हम कितने भाग्यशाली हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर हमला कर दिया था। इसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में गाजा में अब तक करीब 2800 लोगों के मारे जाने की सूचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। पहला इस्तीफा तेलंगाना से आया, जहां कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष में पार्टी को खरी खोटी सुनाते हुए इस्तीफा दे दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा है, जिसमें पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। पोन्नाला ने आलाकमान को भेजे गए इस्तीफे में लिखा कि वह अन्यायपूर्ण माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लिखा कि जब राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के 50 नेता दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करने गए थे तो पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनसे मुलाकात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकये उस राज्य के लिए अपमान की बात है जो अपने आत्मसम्मान पर गर्व करता है। मैं भारी मन से घोषणा कर रहा हूं कि मैं पार्टी के साथ आगे काम नहीं कर पाऊंगा। मैं अब उस हालात में पहुंच गया हूं जहां मैं अन्यायपूर्ण माहौल में नहीं रह सकता। पूर्व अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया ने उन सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया जिन्होंने पार्टी की विभिन्न भूमिकाओं में उनका समर्थन किया। पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मैया तेलंगाना राज्य के अलग बनने से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। चुनावों के ठीक पहले तेलंगाना से आया ये इस्तीफा कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। पोन्नाला लक्ष्मैया अपने पत्र में उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें उस पत्र को शेयर किया गया था जिससे वे जुड़े हुए थे। पोन्नाला से टिप्पणी लेने के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। तेलंगाना की सभी विधानसभा सीटों पर एक चरण में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई में राजस्थान के कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर पेंच फंस गया है। जब कांग्रेस ने 3 राज्यों तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन राजस्थान से किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। राजस्थान की लिस्ट होल्ड पर है। सीएम गहलोत वरिष्ठ नेता दिल्ली में मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अभी होनी है। असल में गहलोत और पायलट के बीच कुछ विधायकों को लेकर खींचतान है। अशोक गहलोत सीएम हैं और प्रदेश कांग्रेस में उनकी ही चलती है, लेकिन पायलट अब कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और राहुल प्रियंका के करीबी, इसलिए मामला और उलझा हुआ है। दरअसल पायलट चाहते हैं कि सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों के टिकट काट दिए जाएं, जबकि गहलोत कह चुके हैं कि उनकी सरकार को गिरने से बचाने वाले विधायकों के टिकट नहीं काटने चाहिए। सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि संकट में साथ देने वालों को टिकट दिया जाए। ये मुद्दा फिलहाल सुलझ नहीं पाया है।
हालांकि सीएम गहलोत ने दिल्ली दौरे के दौरान कहा कि बहुत लंबे समय के बाद पीसीसी स्क्रीनिंग कमेटी को जिलों में जाकर फीडबैक लेने को कहा गया। टिकट, सर्वे और फीडबैक के आधार पर दी जाएंगी। सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है, लोगों को हमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी विधायक के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो फीडबैक और सर्वे के आधार पर ही टिकट दी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं है। इसी प्रकार निर्दलीय विधायकों की सर्वे रिपोर्ट भी अनुकूल नहीं है। ऐसे में सीएम गहलोत कोई बीच का रास्ता निकाले। पार्टी आलाकमान ने इस बार साफ कह दिया कि किसी गुट से जुड़े व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा, सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। ऐसे में चर्चा ये भी है कि सचिन पायलट के समर्थक माने जाने वाले विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। इनमें दौसा के मंत्री मुरारीलाल मीणा, बांदीकुई से विधायक जीआर खटाणा का पेंच फंसा हुआ है। दरअसल खटाणा के खिलाफ बांदीकुई में माहौल नहीं बन पा रहा है, लोग उनसे नाराज बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहले से ही कई मुश्किलों में घिरे शरद पवार को तगड़ा झटका लगा है। ईडी ने शरद पवार के करीबी और एनसीपी के कुबेर माने जाने वाले पूर्व सांसद की 315 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। ये कुर्की उनके खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। पूर्व राज्यसभा सदस्य ईश्वरलाल शंकरलाल जैन ललवानी के खिलाफ ये एक्शन लिया गया। वो राजमल लखीचंद ज्वेलर्स, आरएल गोल्ड और मनराज ज्वेलर्स के मालिक हैं। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में कुल 315 करोड़ रुपए 60 लाख रुपए मूल्य की कुछ पवन चक्की, चांदी और हीरे के आभूषण, सोने की ईंटें और भारतीय मुद्रा के अलावा जलगांव, मुंबई, ठाणे, सिलोड और कच्छ में 70 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। एजेंसी ने कहा कुर्क की गई संपत्तियां सीबीआई के 3 केसेस से संबंधित हैं। इसमें आरोप लगाया गया कि इन कंपनीज और उनके मालिकों ने भारतीय स्टेट बैंक को 352 करोड़ 49 लाख रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। ईडी का यह आरोप है कि आरोपियों ने कर्ज लेने के लिए फर्जी वित्तीय जानकारियां दी। इस मामले में अगस्त में छापेमारी भी की गई थी। शंकरलाल जैन ललवानी के साथ मनीष ईश्वरलाल जैन ललवानी की बेनामी संपत्ति भी शामिल है। ईश्वरलाल शंकरलाल जैन राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी चीफ शरद पवार के खासे नजदीकी माने जाते हैं। पवार खेमे के वैसे वो पहले नेता नहीं हैं जिनके ऊपर ईडी की नजर इनायत हुई हो। इससे पहले भी कुछ और नेताओं के ठिकानों पर ईडी की टीम्स पहुंच चुकी हैं। वैसे एमवीए की सरकार बनने के बाद से ईडी महाराष्ट्र में खासी एक्टिव रही है। शिवसेना के भी कई नेताओं के गिरेबां तक ईडी के हाथ पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।